आगे बढ़ते हैं नाइन्थ हाउस की तरफ। नाइन्थ हाउस जो है, अब ये साइकिल दोबारा से शुरू हो चुका है ऑलरेडी। सेवेंथ हाउस से स्टार्ट हुआ था, फिफ्थ हाउस से स्टार्ट हुआ था, और फिफ्थ हाउस में फायर एलिमेंट था जो सेकंड फायर एलिमेंट है। तो फर्स्ट फायर एलिमेंट हमारा एरीज में आया था फर्स्ट हाउस में, जो कि एक स्पार्क था। फिफ्थ हाउस में वो फायर एलिमेंट आया था जो हमें जलाती नहीं है पर हमें हेल्प करती है, हमें वार्मथ देती है। हवन की अग्नियाँ, या फिर कोई ऐसी फायर जो आपके घर में किचन में जलती है, जो आपका खाना बनाती है, खाना कुक करती है, ऐसी फायर थी। नाइन्थ हाउस का फायर जो है, अब वो ये दोनों नहीं है। ये वो फायर है जो अपने अंत तक पहुंच गई है। जब कोयला पूरा जल जाता है तो कोयले के अंदर वो जो रेड कलर की हीट होती है, इवन हवन भी जब खत्म हो जाता है, लकड़ी के अंदर जो गर्मी है, अब जो धुआं निकल रहा है, अब वो साजिटेरियस को रिप्रेजेंट करता है। साजिटेरियस में फायर सिर्फ फायर नहीं है, वो फायर विद स्मोक है। वो कोयला पूरा बाहर से आपको ब्लैक दिख रहा होगा, बट अंदर रेड हॉट हीट अभी भी छुपी हुई है। तो ये फायर, अगर इसको दोबारा आप इसको डायरेक्ट करें, इसको दोबारा इनकरेज करें, तो ये फायर फिर से एक बैटल की तरफ जा सकती है, एक वॉर को संभाल सकती है। तो जितने भी हम देखेंगे बहुत देर तक भी जलती है अगर हम देखें तो इसलिए थर्ड हाउस के ऑपोजिट जो है बैठा है नाइन्थ हाउस। तो इसीलिए जो लॉन्ग बैटल्स है, जो हम लंबी लड़ाइयाँ लड़ते हैं अपनी जिंदगी में, जो भी हम लॉन्ग ट्रैवल्स करते हैं, क्योंकि ये थर्ड हाउस के ऑपोजिट है। थर्ड हाउस में शॉर्ट ट्रैवल्स और शॉर्ट बैटल्स आते हैं, तो नाइन्थ हाउस में इसीलिए लॉन्ग ट्रैवल, लॉन्ग बैटल्स, लॉन्ग वॉर्स, जो वर्ल्ड वॉर्स हुई थी उसमें सैजिटेरियस का एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मिलेगा आपको। एंड जो वॉर्स साइलेंटली लड़ी जाती हैं बहुत लंबे टाइम तक, जो इकोनॉमिक क्रैकडाउन्स होते हैं दुनिया में, कि एक कंट्री को किस तरह धीरे 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 करके आप हरा देते हैं, जैसा कि चाइना कर रहा है, जैसा कि बहुत सी दूसरे नेशंस ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं। इसीलिए पॉलिसी मेकिंग भी नाइन्थ हाउस सजिटेरियस का एक सिग्निफिकेशन है। एंड पॉलिसी बनाने के लिए आपको चाहिए विजन, आपको चाहिए दूरदर्शिता। तो जुपिटर यहाँ का ओनर बनता है, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे एक वॉर स्ट्रैटेजिस्ट की तरह काम करता है। ये जुपिटर वो है, वो देवगुरु है जो देवताओं को, के डीमंस को हराना कैसे है उसके लिए एडवाइस कर रहे हैं। तो जुपिटर है एक कफा प्लैनेट, बट एक कफा प्लैनेट जैसे कि फिफ्थ हाउस में सन के हीट को सपोर्ट कर रहा था, हवन की अग्नि को सपोर्ट कर रहा था, तो जुपिटर उसी तरह से यहाँ फ्यूल बन जाता है। तो परफेक्ट फ्यूल है ये। और जो भी पूर्व पुण्य है पास्ट लाइफ टाइम्स का, जो कि फिफ्थ हाउस में आपके स्टोर्ड होता है, वो सारा नाइन्थ हाउस में आपका फ्लो करता है इस लाइफ में एज योर लक। आप जितनी भी राइट सिचुएशंस में राइट टाइम पे एंड अप होते हैं, वो एक्चुअल में आपका फिफ्थ का जो पूर्व पुण्य है वो नाइन्थ में ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि नाइन्थ आपका पुण्य जो है वो आपको भोगने देता है। वो पूर्व का पुण्य आपका इस लाइफ में आप भोग पाओगे या नहीं, वो नाइन्थ हाउस डिसाइड करता है। तो इसीलिए फायर जो है यहाँ पे, अब हवन खत्म हो चुका है यहाँ पे, तो फायर जो है यहाँ पे एंड हो चुकी है। ठीक है। और हम देखते हैं यहाँ पे कि हवन की अग्नि को बहुत बार किस तरीके से बुझाया जाता है। अगर हम ये ऑब्जर्व करें तो हमें पता लगेगा कि ये एलिमेंट काम कैसे कर रहा है। तो जब हवन पूरा हो जाता है तो जनरली पंडित्स वगैरह जो जनरली करते हैं, वो पानी और दूध का जो एक घोल है वो हवन कुंड में डाल देते हैं, जिससे कि फायर बुझ जाती है, बहुत सारा स्मोक आता है, और उससे एक तिलक बनाया जाता है काले रंग का, और वो माथे पे लगाया जाता है। एंड हम बहुत क्लोजली अगर इस ऑब्जर्व को करें, क्लोजली अगर इस चीज़ को ऑब्जर्व करें कि हवन तब कराया जाता है जब इंसान, व्यक्ति कोई नया एंडेवर, कोई नया काम, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाला हो।
तो अब नाइन्थ हाउस में अब लंबा काम करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे अब हवन खत्म हो चुका है। आप घर में अगर शिफ्ट हो रहे हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, तो जनरली लोग इसीलिए हवन कराते हैं, क्योंकि ये नाइन्थ हाउस को एक्टिवेट करता है। आप वो तिलक लगाते हैं माथे पे ब्लैक कलर का, क्योंकि अब आप फायर को यूज करके एक कमिटमेंट कर रहे हैं, एक संकल्प ले रहे हैं कि मैं अपना कर्म को धर्म मानूंगा। तो धर्म यहाँ पे एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेशन है। और फायर यहाँ पे जो एलिमेंट है वो बहुत मेच्योर हो चुका है, अब वो काम करने निकल रहे हैं लोग यहाँ पे। इसीलिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज यहाँ का एक सिग्निफिकेशन है। क्योंकि अब नाइन्थ हाउस की एनर्जी जरूरी भी है, यहाँ पे सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं होता है। काफी लोग बोलते हैं कि यहाँ पे लक है, बट दिस इज नॉट लक। ओनली लक नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे एक प्रिपरेशन है। आप तिलक लगाने के ये कमिट कर रहे हैं अपने आप से कि अब अगले घर में, कर्म के भाव में, 10वें भाव में मैं पूरी शिद्दत से मेहनत करूंगा। इसीलिए नाइन्थ हाउस में बोलते हैं कि हायर एजुकेशन भी बिलोंग करती है। जो आप सर्टिफिकेशंस करते हैं, जो आपको जॉब दिलाते हैं, जो कोई भी ऐसी डिग्री या कोई भी ऐसा शॉर्ट कोर्स वैसे तो थर्ड हाउस होता है, बट कोई भी ऐसी डिग्री जो आपको जॉब दिलाए, जो आपको प्लेसमेंट का मौका दे, वो भी नाइन्थ हाउस को बिलोंग करता है। तो जुपिटर भी यहाँ पे थोड़ा सा एग्रेसिव है, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे अभी मोक्ष की बात नहीं कर रहा है। पाइसिस का साइन का ओनर जुपिटर होता है, पर जुपिटर 12th हाउस में बहुत ही काम डाउन माना जाता है। और जुपिटर 12th हाउस में बोलते हैं कि अब गुरु अपने आश्रम में पहुंच चुके हैं, पर यहाँ पे जो गुरु हैं वो बाहर जाके काम कर रहे हैं लोगों में। वो राजा को एडवाइस दे रहे हैं कि अपने शत्रुओं को हराना कैसे है। तो इसीलिए धर्म, राइचसनेस, ये सब यहाँ की सिग्निफिकेशंस हैं। प्रेपरेशन यहाँ का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेशन है। ये हार्ड वर्क, ध्यान रखिए, ये हार्ड वर्क के ऑपोजिट बैठा है। तो जो लोग हार्ड वर्क करते हैं उनका नाइन्थ हाउस ऑटोमेटिकली इंप्रूव होता है। अगर नाइन्थ हाउस आपका हैवी है, बहुत प्लैनेट्स हैं उसमें, और थर्ड हाउस खाली है, तो आप देखेंगे कि आपका लक स्ट्रांग है। पर अगर उल्टा है ऐसा, तो आपका हार्ड वर्क जो है वही आपका लक शाइन करता है। तो आपका हार्ड वर्क और आपका लक इसीलिए बोलते हैं रिलेटेड है। तो आप जितना मेहनत करेंगे उतना ज्यादा आपका लक शाइन करेगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका नाइन्थ हाउस खराब है तो लक साथ नहीं देता है। आप कर सकते हैं। विथ कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म हार्ड वर्क यू कैन चेंज योर नाइन्थ हाउस। एंड ये फ्लो होता है D1 से D9 चार्ट में, ये फ्लो होगा, और ये आपको बहुत सटल वे में अपनी लाइफ में फील होगा। तो द मोर राइचियस यू आर, द मोर नाइन्थ हाउस हेल्प्स यू। एंड यहाँ पे जो परफेक्ट एनर्जी है, जो परफेक्ट डेटी मुझे दिमाग में आते हैं, वो है गुरु परशुराम। गुरु परशुराम ने राइचसनेस और धर्म के लिए एक्स उठाया, अपना फरसा उठाया, क्योंकि वो धर्म को प्रोटेक्ट कर रहे थे। उन्होंने ये नहीं सोचा किसी को मारने से पहले कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। उन्होंने बस ये देखा कि ये मेरा कर्म है और मुझे किस चीज को बचाना है। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे धर्म को प्रोटेक्ट करना है और यही मेरा कर्म है। तो अगर आप इस तरीके से नाइन्थ हाउस की एनर्जी के बारे में सोचें कि नाइन्थ हाउस जुपिटर है, तो जुपिटर ब्राह्मण है, पर ये जुपिटर एग्रेसिव भी है। तो गुरु परशुराम इसके नाइन्थ हाउस के एनर्जी को परफेक्टली फिट करते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट हाउस, 10th हाउस, कैप्रिकॉर्न। अब ये थर्ड हमारा वाटर, सॉरी, थर्ड हमारा अर्थ एलिमेंट का साइन आ गया। तो पहला हमारा अर्थ एलिमेंट का जो साइन था वो था सेकंड हाउस, फिर था सिक्स्थ हाउस, और अब हम आ गए हैं 10th हाउस पे। तो हमने देखा कि किस तरीके से सेकंड हाउस जो है वो नर्चरिंग मदर थी,
सिक्स्थ हाउस एक टीचिंग मदर है, जो कि आप अगर काम नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, वैसी मदर है। अब टेंथ हाउस में मदर हैज टर्न्ड रूथलेस। यहाँ पे काली का एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जिसका भी कैप्रिकॉन सैटर्न से ब्लेस्ड हो, मैलेफिक्स प्लैनेट्स अगर यहाँ पे हों, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ब्लेसिंग है बहुत उग्र देवी इसका, क्योंकि सैटर्न बहुत कनेक्टेड है अपनी मदर से। उन्होंने अपनी मदर के लिए अपने पिता से लड़ाई करी, इसीलिए सैटर्न माने जाते हैं कि वो आवाज है उन लोगों की जिनकी कोई नहीं सुनता। अपनी माँ को इज्जत दिलाई, तो इसीलिए जानबूझ के सैटर्न अगर हम देखें तो अपने आप के लिए उन्होंने कैप्रिकॉन साइन को इसलिए चुना बिकॉज इट गिव्स हिम डायरेक्ट विजन, डायरेक्ट एस्पेक्ट ऑन द फोर्थ, ऑन हिज मदर। तो इसीलिए सैटर्न टेंथ के स्वामी माने जाते हैं। और यहाँ पे एक रूथलेस मदर अर्थ का एनर्जी है, जो कि अब यहाँ पे सॉइल इरोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, फैमिन्स, हंगर, अर्थक्वेक्स, घर गिर जाना, ढह जाना, छत का ढह जाना। जब अर्थ एलिमेंट अपने फुल एग्रेसिव फॉर्म में हो, वो केप्रिकॉन की एनर्जी है। तो ये सब चीजें आप चार्ट्स देख के भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो डजेंट मैटर यू आर गुड और बैड, यहाँ पे आप अच्छे हैं आप बुरे हैं, केप्रिकॉन में अब ये मैटर नहीं करता है। केप्रिकॉन में आपको ये भूलना पड़ेगा कि आपके प्रिंसिपल्स क्या हैं, आपके सामने जो कर्म है वो आपको पूरे सिंसियरिटी के साथ उसको निभाना पड़ेगा। क्योंकि आप पायसनेस जो है, राइचसनेस ऑफ एक्शन जो है, वो नाइन्थ हाउस से आप सीख के आए हैं। जो लोग अपने नाइन्थ हाउस पे ठीक से काम कर लेते हैं, वो टेंथ हाउस में कंफर्टेबल रहते हैं और लंबे समय तक काम कर पाते हैं। एंड व्हाट बेटर प्लैनेट जो इन क्वालिटीज को एम्बॉडी कर पाए अदर देन भगवान शनि। क्लासिकल स्टोरीज में भी हमने जैसे अभी अभी डिस्कस किया है कि वो डीपली अटैच थे अपनी मदर छाया से। तो अगेंस्ट ऑल ऑड्स उन्होंने फाइट किया किंग ऑफ ऑल प्लैनेट से, अपनी माँ के लिए। तो सैटर्न जो रिप्रेजेंट करते हैं वो एक कोल्ड ड्राई एयर है। एंड ये वो उस तरीके की एयर है जो कि आपको डिप्रेस करती है। ये ठंडी हवा है, पीक विंटर्स की हवा है, जिसमें आपके आपको बॉडी एक्स होते हैं। तो बॉडी एक्स जो है, मसल पेन है, जॉइंट पेन है, ये सब सैटर्न की वजह से होता है। ये आपका क्योंकि वात एलिमेंट आपका खराब हो गया है बॉडी में। इसीलिए विंटर्स में बोला जाता है कि डोंट बी लेजी, आप उठिए, आप एक्सरसाइज करिए, सो दैट आपका वात बैलेंस्ड रहे, आपके ऊपर शनि का जो नेगेटिव असर है वो ना आए। एंड हेंस दिस कोल्ड वाता एयर, अगर मैं बोलूँ कि ये कोल्ड ड्राई एयर जो है जब विंटर्स में चलती है, विंटर्स जब आते हैं, तो मदर अर्थ जो है हमारी धरती, वो एक हीलिंग प्रोसेस में की तरफ जाती है। विंटर्स में अर्थ अपने आप को हील करने जाती है। एनिमल्स जो हैं वो हाइबरनेट करते हैं। प्लांट्स जो हैं वो ज़्यादा न्यूट्रिशन सोक करके रखते हैं अपने अंदर में, इसीलिए हरी सब्जियां विंटर्स में खाई जाती हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट के शनिदेव को अपनी मदर से है, इसीलिए उनको टेंथ हाउस का ओनरशिप दिया गया है। तो इंटरेस्टिंग है कि शनिदेव की जितने सारे एस्पेक्ट्स हैं, तीन एस्पेक्ट्स हैं शनिदेव के, और सेवेंथ एस्पेक्ट जो है, जो शनिदेव का अच्छा एस्पेक्ट माना जाता है आउट ऑफ द थ्री, वो कैंसर पे पड़ता है, फोर्थ हाउस पे। एंड इस क्योंकि शनिदेव अपनी मदर से बहुत अटैच थे। इट इज़ वेरी एपरेंट नाउ के कर्म जो है और दूसरों के लिए काम करना
राइचियसली काम करना, बिना एक्सपेक्टेशंस के काम करना, ये सब कर्म भाव 10वें भाव का एक सिग्निफिकेशन बन जाता है। एंड इसीलिए सैटर्न जो है आपको अल्टीमेटली, जो लोग केप्रिकॉन पे काम करते हैं, दूसरों की सर्विसेज के लिए काम करते हैं, दूसरों को इज्जत दिलाने के लिए सेल्फलेसली काम करते हैं, अपने सर्वेंट्स का ख्याल रखते हैं, उनको अल्टीमेटली सैटर्न जो है वो बहुत डिग्निटी दिलाता है। बट ये होगा हमेशा लेटर एजेस में, क्योंकि सैटर्न डिलेज को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो आपको दिख रहे हैं, जो भी नेटिव्स ऐसे आपके पास आते हैं जो कि एक ही गवर्नमेंट जॉब रोज किए जा रहे हैं, तो उनको एनकरेज करिए, क्योंकि उनकी वजह से एक घर समृद्ध रहता है। लंबे टाइम तक कोई बोरिंग जॉब करता है तो पीछे हमें नहीं पता होता कि उसकी फैमिली जो है वो वेल प्रोटेक्टेड रहती है। तो अपने आप को वो एनकरेजमेंट देना, नेटिव्स को वो एनकरेजमेंट देना इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। केप्रिकॉन में एनकरेजमेंट एक बहुत अच्छा टूल है टू इम्प्रूव। अगर कोई नहीं है आपकी लाइफ में एनकरेजिंग, तो ऐसे दोस्तों में बैठना, ऐसे लोगों में बैठना जो आपको एनकरेज करें, ऊपर लेके आए, ये कैप्रिकॉन की एनर्जी के साथ कंपैटिबल है ये एक्शन। एंड फाइनली, जो लोग एक काम को रोज करते चले जाते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन थोड़ा थोड़ा करके डेली देते चले जाते हैं, सैटर्न उनको बहुत एलिवेटेड स्टेटस देता है अल्टीमेटली। क्योंकि सैटर्न जो है एक रीजन से सन के हाउस यानी कि लियो से ये छठे भाव में बैठे हैं। तो अगर आप मेहनत करते हैं, सिक्स प्लेसेस अवे, तो अगर आप मेहनत करते हैं बहुत, तो अल्टीमेटली सैटर्न जो है आपको पोजीशन दिलाता है। और पोजीशन सिग्निफिकेंस जो है, वो पोजीशन आपका जो है वो 5th हाउस में है, वो 10th हाउस में नहीं है। तो ये तभी पॉसिबल है मिलना जब आप सैटर्न के सिग्निफिकेशन को सेटिस्फाई कर पाए। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट हाउस, 11th हाउस। यहाँ पे दोबारा एयर एलिमेंट आ गया है। अब ये थर्ड हाउस जो था हमारा, वो एक स्टॉर्म था, एक तूफान था लर्निंग का, हॉबीज का, स्ट्रगल का, नई नई चीजें सीखने का। अब यहाँ पे अगर हम ट्रांसफॉर्म करें, आगे बढ़े, तो 7th हाउस में जो एयर थी वो एक स्टडी फ्लो था, जो कि एक ग्राउंड ऑफ एग्जीक्यूशन देता है आपको। तो थर्ड हाउस की जो कैपेबिलिटीज हैं, वो आपको अच्छा रिलेशनशिप, अच्छा बिजनेस और कॉमर्स देती थी 7th हाउस में। आप 7th हाउस में आके बिजनेस करते थे, आप थर्ड हाउस की कैपेबिलिटीज को यूज करते थे, इंप्लीमेंट करते थे। लेकिन अब जो 7th हाउस में आपने मेहनत करी है, जो आपने बिजनेस सेटअप किया, अब उसका फ्रूट्स, उसका लेबर का जो रिजल्ट है, जो आप इंजॉयमेंट करेंगे, वो आपको अब अल्टीमेटली अब 11th हाउस में देखने को मिलेगा। तो 11th हाउस की जो हवा है, वो जो हवा है, वो हवा ऐसी है कि जब आपके घर में आप कोई पार्टी थ्रो करते हैं, जैसे आपके घर में फॉर एग्जांपल आपको बिजनेस में बहुत बड़ा फायदा हुआ और आपने कोई भंडारा रखवाया, या फिर आपने कोई पार्टी रखी घर में, या फिर बच्चे का बर्थडे था आपके, तो आपने कोई छोटी सी पार्टी रख दी। तो जब आपके फ्रेंड्स और फैमिली विजिट करते हैं ना आपका घर, तो वो जो आपके घर की हवा होती है वो 11th हाउस एयर है। ये सक्सेस और स्टेटस का सेलिब्रेशन है। तो कैपेबिलिटी टू स्ट्रगल आप थर्ड हाउस में एक्वायर करते हैं। सक्सेस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट स्ट्रगल हैपेंस इन 7th हाउस। 8th और 10th हाउस में आप टेस्ट हो चुके हैं, आप लोहे को बहुत गर्म किया गया था और बहुत पीटा गया था। लेकिन 11th हाउस में अब फाइनली सब कुछ देखने के बाद 11th हाउस में आपको अपने जितने भी कर्म हैं उनका बेनिफिट रीप करने को मिलेगा।
इसीलिए इनकम, कैश फ्लो, आपके फ्रेंड्स, ये सब सिग्निफिकेशंस जो हैं वो 11th हाउस के हो जाते हैं। मंथ एंड पे जो आप अपनी सैलरी रिसीव करते हैं, वो जो एसएमएस है, वो आपके 11th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। और जब आप अपनी सैलरी आपकी क्रेडिट होती है, आप सबसे पहले क्या सोचते हैं? हाउ इंटरेस्टिंग इज दैट कि जब आपकी सैलरी क्रेडिट होती है कि आप सबसे पहले बाहर जाके दोस्तों के साथ पार्टी करने का सोचते हैं। ये आपका 11th हाउस है। इसीलिए बोथ इनकम एंड फ्रेंड्स, दे आर 11th हाउस सिग्निफिकेशन। और जब आपकी इनकम आती है, आपको कुछ आमदनी होती है, सेकेंड चीज आप क्या होता है, सेकेंड चीज आपके साथ क्या होती है, आपके आते हैं डिजायर्स कि अब मेरे को अगर प्रॉफिट हुआ है, मुझे इतना पैसा आया है, तो अब मैं नेक्स्ट क्या खरीद सकता हूँ। तो इसीलिए डिजायर्स यहाँ पे एक सिग्निफिकेशन बनते हैं 11th हाउस का। डिजायर टू हैव दैट सोशल सर्कल, लाइक माइंडेड पीपल, ये आपका 11th हाउस है। और डिजायर्स को सबसे मेजर सिग्निफिकेशन माना गया है 11th हाउस का। बिना मेहनत के अपने डिजायर्स को मैनिफेस्ट कर लेना, ये कैपेबिलिटी भी 11th हाउस का है। क्योंकि यहाँ पे अब हवा स्टॉर्मी नहीं है, यहाँ पे अब हवा 7th हाउस जैसी भी नहीं है कि आप बाहर जाके लोगों से मिल रहे हैं, आप सीख कर रहे हैं बिजनेस और कॉमर्स। 11th हाउस की हवा आपके अपने घर की हवा है, आपके अपने अंदर की हवा है, जो कि आप तब महसूस करते हैं जब आप पूरी मेहनत कर चुके होते हैं, जब आप सक्सेस अचीव कर चुके होते हैं। तो यहाँ पे हर चीज जो है अब जेनरेशन ऑफ डिजायर और मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजायर पे है। तो ये सब चीजें आप जज कर सकते हैं 11th हाउस लॉर्ड और 11th हाउस की डिग्निटी को देखते हुए। तो जैसे जैसे 11th का लॉर्ड या फिर 11th हाउस सफर करेंगे, आप अपने डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए नेगेटिव और इमोरल तरीके अपनाएंगे। आप अपने 9th हाउस के लेसन्स को भूल जाएंगे अगर आपका 11th का लॉर्ड या फिर 11th हाउस अफ्लिक्टेड है। जैसे जैसे डिग्निटी इंप्रूव करेगी, आप इमोरल के बजाय आप शॉर्टकट्स इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि शॉर्टकट्स जो है वो एक 11th हाउस का सिग्निफिकेशन है। और डिजायर्स के केस में, डिजायर जितना बर्निंग होता है हमारे लाइफ में, उतना ही हम जल्दी उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए राहु यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्लैनेट बन जाता है बैठने के लिए, क्योंकि राहु जो है वो आउटसाइड द बॉक्स सोच सकता है। अगर राहु को कोई डिजायर आया है, तो राहु नेटिव जो है वो सबसे पहले ये सोचेगा कि मैं इसको शॉर्टेस्ट पॉसिबल तरीके से कैसे अचीव कर सकता हूँ। तो आप इस हिसाब से सोचिए 11th हाउस को कि किस तरीके से ये आपके चार्ट में काम कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं अब पाइसिस पे। पाइसिस लास्ट साइन है, वाटर साइन है। और हमने पिछले वाटर साइंस जो देखे, कैंसर और स्कॉर्पियो, अब वो हमें मालूम ही है कि ये मिडल ऑफ द ओशन है अब। क्योंकि कैंसर का जो साइन था वो एक नदी का किनारा था, या फिर एक लेक या वाटर स्ट्रीम या फिर वाटरफॉल का किनारा है, जहाँ पे आप खेल रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं। 8th हाउस का जो वाटर्स था वो बहुत ही मुश्किल वाटर्स थे। बहुत से जहाज जो बहुत ही हाई वेव्स में अटक जाते हैं, हाई सीज में, वो 8th हाउस है। पर अब जो 12th हाउस है हमारा, वो ऐसी एनर्जी है कि वो एक ही तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड दैट इज, इट इज द मिडल ऑफ द ओशन। दूर दूर तक जमीन नहीं है और आप स्ट्रैंडेड हो चुके हैं, आप आइसोलेटेड हैं, आप घर से बहुत दूर हैं, और कोई भी आसपास दूर दूर तक ऐसा कोई भी नहीं है जो आपको बचाने के लिए आए।
आपके पास सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है, और वाटर एलिमेंट यहाँ का नर्चरिंग नहीं है फोर्थ हाउस की तरह, लेकिन अनप्रिडिक्टेबल और ओपेक भी नहीं है एट्थ हाउस की तरह। लेकिन हाँ, यहाँ पे आप खुद अब नेचर की मर्सी पे हैं। अगर नेचर ने आप पे दया करी तो आप किसी तरह बच जाएंगे यहाँ से, बट अगर नेचर का हेल्प नहीं है आपको, अगर आपको डिवाइन का हेल्प नहीं है, तो आपको शायद कोई बचाने नहीं आएगा। इसीलिए पाइसिस में बोलते हैं कि पाइसिस के प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिवाइन प्रॉब्लम्स होते हैं, वो ऊपर से आते हैं सीधा, कर्स ऑफ द गॉड्स है। क्योंकि यहाँ पे आपके पास डायरेक्शन नहीं है, सेंस नहीं है, एक वास्ट एम्प्टीनेस है बस आपके पास, जो आपको मार नहीं रही है इमीडिएटली, जो आपको खत्म नहीं कर रही है एट्थ हाउस की तरह। पर अगर आपकी हेल्प करने अब कोई नहीं आया, तो आप पक्का मोक्ष या मुक्ति की तरफ आप बढ़ रहे हैं। तो पाइसिस में जब भी कोई प्लैनेट जाता है, जुपिटर के अलावा, जो मैंने चार्ट में ऑब्जर्व किया है, वो दिशाहीन हो जाता है। दिशाहीनता का एलिमेंट एक उस प्लैनेट में आ ही जाता है, चाहे वो जुपिटर ही खुद क्यों ना हो। क्योंकि जुपिटर भी ट्वेल्थ में मैंने देखा है बहुतों का होता है, अच्छा साइन है, अपना साइन है, ओनर है जुपिटर यहाँ पे, बट फिर भी ऐसे लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। अगर ये स्पिरिचुअल हो जाए तो ये और कंफ्यूजन में रहेंगे। बहुत बार गुरु बदलना, चेंज होना, ये सब चीजें इनमें देखी गई हैं। तो जो ओपन ओशन है, जहां बीच में अटके हुए हैं, इस ओशन का इंटेंशन आपको मारने का नहीं है, बट इट विल नॉट ओवरवेलम यू। बट आपके लाइफ बोट, जिस भी लाइफ बोट पे आप अकेले स्ट्रैंडेड हैं, उसको इधर उधर थोड़े बहुत झटके जरूर लगेंगे आप। अंटिल एंड अनलेस आप लेट गो कर दें, आप डोनेट कर दें अपना सारा ईगो, डोनेशंस, ट्वेल्थ हाउस सिग्निफिकेशन। तो अल्टीमेट डोनेशन जो होता है वो ईगो का होता है। मैं कौन हूँ, मेरी पोजीशन ये है, मैं ये जॉब करता हूँ, मेरे को ये जॉब कब मिलेगा, मेरे को ये पोजीशन कब मिलेगी। जब आपके ट्वेल्थ हाउस की दशा चल रही है, आपको मालूम है आपको ये सब से डिससेटिस्फैक्शन आना ही आना है, आपका ईगो गिरना ही गिरना है, बिकॉज यू आर लॉस्ट इन द वास्ट ओपन सी। और यहाँ पे कोई चॉइस नहीं रहती आपके पास अदर देन टू गिव अप एंड वेट, वेट फॉर दैट डिवाइन हेल्प टू कम, नहीं तो फिर लिबरेशन है। तो जब तक आप यहाँ पे लेट गो नहीं करेंगे, यहाँ पे आप गिव अप नहीं करेंगे, तब तक आप देखेंगे कि ट्वेल्थ हाउस आपका इंप्रूव नहीं हो सकता। जैसे ही आप अपने ईगो का लेट गो कर देते हैं, आपको कहीं ना कहीं से डिवाइन हेल्प जरूर आती है ट्वेल्थ हाउस में। इसीलिए जुपिटर जब यहाँ पे बैठता है तो कहते हैं कि ऐसे इंसान के लाइफ में बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत बड़े इश्यूज आते हैं, बट इसको डिवाइन हेल्प जरूर रहता है, इसको मैजिकली कहीं ना कहीं से हेल्प आएगा। हेंस लिबरेशन, मुक्ति जो है, मोक्ष जो है, वो इस हाउस का सिग्निफिकेशन बन जाता है। एंड मुक्ति इजीली उन्हीं को ही आती है, उनको सुप्रीम नॉलेज उन्हीं को ही मिल पाता है जो सबसे पहले अपने आप को खाली कर देते हैं। अपने आप को खाली करने का मतलब अपना ईगो डोनेट कर देते हैं। तो नॉलेज इज नॉट अबाउट हाउ टू टैकल द स्ट्रगल्स ऑफ दिस प्लेन। नॉलेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ये सब मरकरी का डोमेन है। सोसाइटी में जाके प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी है, दूसरों के लिए कैसे काम करना है, ये वीनस का डोमेन है। ये सेल्फ नॉलेज का एरिया है। और यहाँ पे आपको हाथ खोलना है, क्योंकि यहाँ पे अब आपको बीच की जो सैंड है वो दी जा रही है हाथ में, और आप जितना उसको टाइटली पकड़ेंगे वो निकल जाएगी आपके हाथ से। और यहाँ पे व्हाट बेटर प्लैनेट देन जुपिटर टू बी द ओनर, क्योंकि जुपिटर कफा है, एंड घी और वाटर
ये दोनों कंपैटिबल माने जाते हैं। अगर आप पानी में घी को गिरा दें तो घी अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन कर पाता है पानी में। तो जुपिटर यहाँ पे आपको वो मेच्योरिटी दे पाता है ये समझने की कि अब ये जो प्रॉब्लम आया है मेरी लाइफ में, मुझे बस इसको लेट गो करना है, ये इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अब जब आप ये कर लेते हैं तब आपको कहीं ना कहीं से बाहर से डिवाइन हेल्प जरूर आता है, कोई ना कोई आपकी हेल्प करने जरूर आता है। एंड जनरली मैंने देखा है जब आपको 12th हाउस का कोई इश्यू होता है तो आप उसके ऑपोजिट में देखिए, वर्गो में अगर कोई प्लैनेट बैठा है या नहीं, या फिर वर्गो का जो ओनर है मरकरी, वो कहाँ गया है, किसके साथ बैठा है, तो वैसे लोग आपको हेल्प करने के लिए हमेशा आएंगे। जुपिटर यहाँ पे मैच्योर हो चुका है, अब वो सैजिटेरियस जैसा वॉर स्ट्रेटेजिस्ट नहीं है। अब जुपिटर अपनी एडवाइस दे चुका है देवताओं को, तो जुपिटर यहाँ पे वापस अपने आश्रम में आ गया है। अब उसको मालूम है कि अब मैंने सारी नॉलेज अचीव कर लिया है, सारा काम कर लिया है, अब मुझे अपनी मुक्ति, अपने लिबरेशन पे काम करना है। तो अगर आपको ये चेक करना है आपकी लेट गो की कैपेबिलिटी कितनी है, आप कितने कंट्रोल फ्रीक हैं, अगर हम रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल इसका एप्लीकेशन देखें, आप कितने बड़े कंट्रोल फ्रीक हैं, तो ये आप पाइसिस से देखेंगे। आपका ईगो कितना स्ट्रांग है, ये आप पाइसिस से देख पाएंगे। एंड इसीलिए बहुत से प्लैनेट्स का जो कि ईगो बहुत देते हैं, जैसे कि सन है, मरकरी है, मार्स है, ये प्लैनेट्स बहुत अच्छा ईगो देते हैं। सैटर्न है, पर सैटर्न बहुत अलग तरीके का ईगो देता है। सैटर्न आपको बहुत ज़्यादा अपने शुरुआती लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको इश्यूज देगा रिलेटेड टू योर ओन सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स देगा। बट सैटर्न एक उम्र के बाद बहुत मेच्योरिटी और बहुत ईगो भी दे सकता है। तो बहुत से प्लैनेट्स जो हैं यहाँ पे सन मरकरी जैसे है, जो ईगो देते हैं, अच्छा वो दिशाहीन हो जाते हैं, यहाँ पे डायरेक्शनलेस हो जाते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ उनमें नहीं रहती। अगर मार्स यहाँ पे आ जाए तो मार्स को सोचिए, मार्स के पास अगर कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि मार्स को हर चीज़ सॉल्व करनी है। मार्स के लिए अगर आप उसके सामने प्रॉब्लम रखेंगे तो वो उसको सॉल्व करेगा, उसके लिए कोई और ऑप्शन नहीं है, वो लेट गो नहीं कर सकता है। तो मार्स यहाँ पे वायलेंट और एग्रेसिव बना देता है। सैटर्न यहाँ पे आपको स्लो बना देता है और कई बार अनइंटरेस्टेड बना देता है, आप बहुत डिटैच्ड हो जाते हैं। क्योंकि सैटर्न जब बहुत धीरे धीरे रोज काम करके भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो इंसान धीरे धीरे उस चीज में अनइंटरेस्टेड हो जाता है। राहु यहाँ पे आपको डूअर के बजाय ज्यादा थिंकर बना देगा, आपको स्लीप इश्यूज देगा, एजिटेटेड बनाएगा, बहुत ही टेंशन लेने वाला व्यक्ति बनाएगा। तो यहाँ पे अल्टीमेटली अगर हम देखें कि जुपिटर तो यहाँ का ओनर है ही, एक प्लैनेट है केतु। अब केतु की यहाँ पे एनर्जी जो है वो यहाँ पे सरवाइव कर सकता है, क्योंकि केतु जो है वो यहाँ पे एज अ छात्र जाता है, एज अ स्टूडेंट यहाँ पे एंटर करता है। केतु अगर यहाँ पे 12th हाउस में है तो वो बस ये सीख कर रहा है कि मुझे कैसे जुपिटर चार्ट में जहां भी बैठा है मुझे उनसे नॉलेज चाहिए। और केतु को इसीलिए कई बार पाइसिस केतु का मूल त्रिकोण माना जाता है। एक दूसरा प्लैनेट भी है यहाँ पे जो बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि ये भी कफ कैरी करता है अगेन, तो यहाँ पे वीनस है वो। तो वीनस और जुपिटर ये दोनों अपने अपने तरीके से 12th हाउस की एनर्जी को हैंडल करते हैं। केतु क्योंकि डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंखें नहीं है, सर नहीं है, सोचना नहीं, तो यहाँ पे अच्छा मैनेज कर सकता है। बट ऐसा नेटिव आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा डोनर बन जाएगा, बहुत केयरलेस एटीट्यूड हो जाएगा इसका, कि इतना डोनेट करने लग जाएगा या फिर इतना हेल्प करने लग जाएगा दूसरों की कि ये भूल जाएगा कि मेरा भी एक वेलबींग है, मुझे अपना भी ध्यान रखना है और मेरे फैमिली का भी एक वेलबींग है। तो कभी कभी केतु अगर यहाँ पे एफ्लिक्टेड हो
या फिर जुपिटर में स्ट्रेंथ ना हो चार्ट में, और केतु 12th हाउस में बैठा हो, तो एक बहुत ही एक्सेंट्रिक केयरलेस बिहेवियर देता है लाइफ की तरफ। दूसरा प्लैनेट यहाँ पे है वीनस। वीनस यहाँ पे एग्जाल्टेड माना गया है क्योंकि वीनस इज द ओनली अदर प्लैनेट जो कि कफ कैरी करते हैं जुपिटर की ही तरह। वीनस यहाँ पे इसीलिए एग्जाल्टेड है क्योंकि वीनस इज द ओनली अदर प्लैनेट इन द होल जोडियाक के जो कि यहाँ पे जो लिबरेशन मोक्ष का जो नॉलेज है वो वीनस एब्जॉर्ब कर सकता है। हमने गुरु शुक्राचार्य की एक बहुत क्लासिकल स्टोरी पढ़ी है कि किस तरीके से उन्होंने इतनी कठोर तपस्या करी भगवान शिव की कि देवता भी घबरा गए कि अगर गुरु शुक्राचार्य इतनी पावर गेन कर लेंगे तो असुर हमको हरा देंगे और हमसे सब कुछ छिन जाएगा। तो उनकी तपस्या को, इतनी लंबी साधना को रोकने के लिए भगवान शिव ने एक रूप लिया और उनको निगल लिया, और पूरा ब्रह्मांड जो था वो अपने अंदर सेम डुप्लीकेट ब्रह्मांड अपने अंदर अपने वूम्ब में गुरु शुक्राचार्य को दिखाया। गुरु शुक्राचार्य इस सिचुएशन से इस चीज को एब्जॉर्ब कर पाए कि एवरीथिंग इज अल्टीमेटली एन इल्यूजन, कि चाहे वो मेरे आराध्य शिव के अंदर का ब्रह्मांड हो या फिर बाहर का ब्रह्मांड हो, दिस इट डज नॉट मैटर ये कौन सा ब्रह्मांड है, इट इज स्टिल एन इल्यूजन। एवरीथिंग इज एन इल्यूजन। यही मोक्ष का पाथ है। तो वीनस 12th हाउस में एग्जाल्ट हो जाता है इसीलिए क्योंकि वीनस लिबरेशन, अब अल्टीमेट सेल्फ नॉलेज जो है इसको एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी जो है वो वीनस के पास होती है। एंड अल्टीमेटली इस क्लासिकल स्टोरी में भी वीनस चोज टू एग्जिट एज अ स्पर्म फ्रॉम शिवा। इसीलिए तंत्र का जो देवता है वो गुरु शुक्राचार्य को माना गया है। Because here, like a guru who has no aim other than to help his demons at any cost, ये एक अल्टीमेट सेल्फ सैक्रिफाइसिंग जो नेचर है वीनस का, उसको यहाँ पे एक बहुत अच्छा शेप मिलता है पाइसिस के साइन में। इसीलिए वीनस यहाँ पे एग्जाल्ट हो रहा है। ये वो शुक्राचार्य हैं जो किसी को मना नहीं करते, चाहे गुरु बृहस्पति के बेटे ही क्यों ना सीखने आए हों, वो उसको भी संजीवनी विद्या देने से घबराएंगे नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अल्टीमेटली चाहे जितना भी लड़ ले देवता और राक्षस, अल्टीमेटली इट इज ऑल एन इल्यूजन। उनमें ये कॉन्शियसनेस है, ये अंडरस्टैंडिंग है कि जो भी हो, कुछ भी हो, कोई भी लड़ाई हो, चाहे कोई भी साइड हारे या जीते, अल्टीमेटली लिबरेशन या फिर मोक्ष जो है वो एक अल्टीमेट गोल है फॉर ऑल बीइंग्स। तो वीनस यहाँ पे डायरेक्शनलेस नहीं है, साइक्लिकल नहीं है, बल्कि ये कैपेबिलिटी दे रहा है दूसरों को हेल्प करने की। तो जब भी किसी की 12th हाउस की दशा चल रही होती है तो सबसे पहली बेसिक रेमेडी जो है वो ये है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को आप लेट गो कर दीजिए, आप बाहर जाइए, आप लोगों से मिलिए, क्योंकि 12th हाउस में जनरली लोग आइसोलेट हो रहे होते हैं। जब आप आइसोलेटेड होते हैं तो ये आपको और एंजाइटी देता है। आप बाहर जाइए, आप लोगों के प्रॉब्लम्स को सुनिए। कुछ नहीं होगा, अगर आप अगर कोई प्रॉब्लम, किसी की प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व भी ना कर पाए तो आपको एटलीस्ट ये पता लगेगा कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या वो आपने अपने अंदर बनाई हैं, क्या वो एक इल्यूजन है, या फिर वो प्रॉब्लम्स रियल हैं। अगर वो रियल हैं तो अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपको कोई ना कोई ऐसे मिलने का चांस है, ऐसे वो डिवाइन हेल्प मिलने का चांस है आपको, जो कि आपको 12th हाउस के इश्यूज से बाहर निकाल सके। 12th हाउस क्योंकि लिबरेशन का साइन है, लिबरेशन जो है वो हर जीव, हर प्राणी का हक है। इसीलिए यहाँ पे आप अगर बाहर जा रहे हैं, किसी की बात सुन रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी को एक लिसनिंग ईयर भी अगर आप दे रहे हैं, तो वो बिना कास्ट और रिलीजन देखे करिए। किसी का
गुण मत देखिए, धर्म मत देखिए, किसी के दोष मत देखिए, आप बिना पूछे हेल्प करिए। इसीलिए डोनेशंस यहाँ पे एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेशन बन जाते हैं। तो जो भी आपने 11th में कमाया है उसका कुछ हिस्सा अगर आप 12th में डोनेट करते रहें हर साल, तो आपको 12th हाउस के डिवाइन प्रॉब्लम्स जो हैं जिनका कोई सोल्यूशन नहीं होता, वो आपको नहीं आएंगे। एंड जनरली मैंने देखा है कि जब लोगों को ऐसी बीमारियां होती हैं, उसमें कहीं ना कहीं D12 चार्ट और 12th हाउस का बहुत बड़ा रोल होता है। 8th हाउस तो मोस्टली कैंसर एंड टर्मिनल डिजीजेस के लिए देखा जाता है, पर 12th हाउस जो है वो ऑटो इम्यून इश्यूज, ऐसे इश्यूज जो कि इजीली डायग्नोजेबल ना हो, और उनका बहुत से डॉक्टर्स अलग अलग डायग्नोसिस थे, ऐसे इश्यूज 12th हाउस से आते हैं। तो ये था लास्ट ऑफ द जोडियक। तो आपने देखा होगा हम किस तरीके से हमने पैरेलल्स ड्रॉ किए, पंचमहाभूत, आयुर्वेदिक जो प्रकृतियां हैं, और जोडियक साइंस और प्लैनेट्स, इन चारों के बीच में हमने देखा कि कैसे पैरेलल्स है और ये कैसे कोइंसाइड होते हैं, कोरिलेट होते हैं बहुत स्ट्रांगली। और ये कहीं ना कहीं आपको, मैं होप करूंगा कि ये आपको हायर कॉन्शियसनेस दे, आप ये सोच पाएं कि ये आपके लिए कैसे काम कर रहा है, प्लैनेट आपसे बात करना स्टार्ट कर पाए। सो थैंक यू सो मच सुनने के लिए, एंड हैव अ ग्रेट डे।